रजनीश जी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रेमा, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। तब प्रेमा जी अपने बेटे ललित से कहती हैं कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, वह कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। यह सुनकर ललित उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। बहुत सारे जांचें होती हैं। तब पता चलता है कि रजनीश जी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी है, परहेज करें और सुबह उठकर टहलने जाएं। यह बात जब प्रेमा जी को पता चलती है तब वह अपने पति को सुबह सुबह ही कहने लगती हैं कि उठिए, आप तो सोते ही रहते हैं, सुबह के 7 बज गए हैं, टहलने नहीं जाना है। तब रजनीश जी बड़ी मुश्किल से उठते हैं और टहलने के लिए जाते हैं। जब वह टहलते टहलते थक जाते हैं तब एक बेंच पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। तब प्रेमा जी कहती हैं, आप जल्दी से घर चलो बेटा, बहू के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। बहू 9 बजे ही निकल जाती है, बेटा तो फिर भी 10 बजे तक जाता है। मुझे जल्दी से टिफ़िन बनाकर देना है। अगर इधर से लेट जाऊंगी तो टिफ़िन देने में लेट हो जाएगी। हाँ हाँ प्रेमा, चलो घर चलते हैं। दरअसल प्रेमा जी और रजनीश जी पहले तो अपने गांव में रहते थे। बहुत समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। बुढ़ापे पर जाकर उनको ललित मिल गया। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी रजनीश जी ने अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। किस्मत ने भी साथ दिया। आज ललित बहुत अच्छे शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, एक ऑफिस में जॉब करती है। दोनों ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। माता पिता गांव में अकेले रहते हैं। ललित को पहले माता पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए जिद करके अपने माता पिता से कहता है कि आप हमारे साथ शहर ही आ जाइए। बार बार आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, हमारा गांव में बार बार आना संभव नहीं है। बेटे ललित के बहुत ज़्यादा कहने पर रजनीश जी अपने गांव के घर और ज़मीन को बेचकर बेटे बहू के पास शहर आ गए। 9 महीना तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद बहू को अपने सास ससुर घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। सास तो फिर भी ठीक थी क्योंकि वह घर के कामों में मदद करती थी, लेकिन रजनीश जी बहू को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। उसको लगता था यह कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, घर में पूरा दिन फालतू ही बैठे रहते हैं। पता नहीं ललित ने इन दोनों को इधर क्यों बुलाया है। एक दिन रजनीश जी और प्रेमा जी पार्क में घूम रहे थे, तभी प्रेमा जी की नज़र रजनीश जी के जूते पर गई, जो अंगूठे के पास दोनों तरफ से फट गए। रजनीश जी का अंगूठा जूते से बाहर निकल गया। प्रेमा जी कहती हैं, आपके जूते फट गए हैं, ललित से कह देना वह आपके लिए नया जूता ले आएगा। प्रेमा, मैं 10 दिन पहले ही नए जूते लाने के लिए कहा था, शायद भूल गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको आज याद दिला दूंगी, वह आपके लिए नए जूते ले आएगा। घर आते ही प्रेमा जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गईं। बेटा जब ऑफिस जाने के लिए नहा कर आया तो प्रेमा जी अपने बेटे से कहती हैं, ललित, तुम्हारे पापा के जूते फट गए हैं, उनके लिए एक जोड़ी नए जूते ले आना। अपनी माँ की बात सुनकर ललित कहता है, ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पापा के लिए नए जूते ले आऊँगा। इतना कहकर वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। कमरे में अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही ललित की पत्नी नेहा अपने पति और सास की बातों को सुन लेती है। सुबह के वक्त वह अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने की जल्दी थी और ललित भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वह शाम को
अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम के समय प्रेमा जी और रजनीश जी अपने कमरे में बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रहा था कि नेहा अपने पति से कहती है, सुबह माँ जी तुमसे क्या कह रही थी, मैंने सब सुन लिया है। नए जूते मंगाने की बात कर रही थी। पापा को नए जूते लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहने हुए पुराने जूते रखे हैं जो कि अब तुम नहीं पहनते हो, उसमें से ही एक जोड़ी उठाकर मैं पापा को दे दूंगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ललित कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह कर दो, लेकिन पापा को एक जोड़ी जूते जरूर दे देना, ठीक है? हाँ दे दूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम पापा को जूते दे देना। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों नेहा को अपने सास ससुर का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अगर वह जरा सा भी खर्च बता देते तब तो वह घर में तांडव ही कर देती थी। और आज भी उसने वही करने की कोशिश की, लेकिन ललित की समझदारी से घर में छोटे मोटे कलह होने से बच जाते हैं। नेहा ने अपने पति से यह बातें इतनी तेज आवाज में कही कि कमरे में बैठे हुए प्रेमा जी और रजनीश जी स्पष्ट रूप से सुन ली थी। बहू की जली कटी सुनने के बाद भी दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब तो उन्हें बहू बेटे के पास रहते रहते पूरा 1 साल हो गया था। बहू की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। कोई दूसरा चारा भी नहीं था जहां वह चले जाते, क्योंकि गांव का घर और जमीन उन्होंने बेच दी थी। एकमात्र बेटे का ही सहारा था, इसलिए वह अपनी बहू से कभी कुछ नहीं कहते थे। अगर बहू से कुछ कहेंगे तो फालतू में कलह हो जाएगा, यही सोच करके दोनों पति पत्नी शांत रहते थे। और बेचारी प्रेमा जी घर के सारे काम करती हैं, सब कुछ ठीक से चलता रहा। हालांकि ललित अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहता था, लेकिन अपनी पत्नी के स्वभाव के आगे कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता था। अगर वह चाहता तो अपने पिता के लिए नए जूते ला सकता था, क्योंकि वह खुद पैसे कमाता है, उसके माता पिता हैं, वह अपने माता पिता की ज़रूरत को पूरा कर ही सकता है। इसमें उसे पत्नी की परमिशन की क्या आवश्यकता है? प्रेमा जी ने भी अपनी किस्मत मानकर बहू बेटे के पास रहना ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था जहां वह दोनों पति पत्नी जाकर रहें। दूसरे दिन नेहा अपने पति के पुराने जूते निकाल कर आंगन में लेकर आई और रजनीश जी के सामने फेंकते हुए बोली, यह लो पापा, इन जूतों को पहन लो, तुम्हारे बेटे के ही हैं, बहुत दिनों से पहन नहीं रहे थे, ऐसे ही रखे थे तो सोचा आपको ही दे देते हैं। वैसे तो मैं यह जूते कचड़े वाले को देने वाली थी, लेकिन तुम्हारे जूते फट गए हैं तो तुम रख लो। बहू की बातें सुनकर प्रेमा जी सोचती हैं कि पुराने जूते देकर भी बहू मेरे पति को एहसान दिखा रही है, जबकि मैंने तो और मेरे पति ने कल उसकी सारी बातें सुन ली थी कि उसने बेटे से जूते नए लाने से मना कर दिया था। रजनीश जी चुपचाप उन जूतों को उठा लेते हैं। पार्क में घूमने गए तो पता चला वह जूते थोड़े से टाइट हैं, जिसकी वजह से वह ना तो ठीक से घूम पा रहे थे और ना ही चल पा रहे थे, बल्कि उन जूतों ने रजनीश जी के पैरों को काट लिया था। वह जूते को उतारकर पार्क में एक तरफ रख देते हैं। प्रेमा जी पूछती हैं, क्या हुआ, जूते क्यों उतार दिए? जूते बहुत टाइट हो रहे हैं, मैं इन जूतों को पहन नहीं सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से उन जूतों को पहन कर घर आते हैं। अगले दिन से वह पार्क जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मैं छोटे जूते पहनकर नहीं जा सकता, उसमें मेरे पैरों को बहुत लगती है, और फटे हुए जूते पहनकर भी नहीं चल सकता, इसलिए अब मैं कल से पार्क नहीं जाऊंगा।
एक दिन पड़ोस में किसी के घर फंक्शन था जहां वह सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अपने माता पिता और पत्नी के साथ उस फंक्शन में अटेंड करने के लिए गया। लेकिन रजनीश जी उधर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। क्या पहन कर जाते? ललित कहता है, क्या हुआ पापा, आप क्यों नहीं जा रहे हो? बेटा, मेरे पास जूते। रजनीश जी इतनी बात कह पाते कि नेहा बात को बीच में काटती हुई कहती है, जूते? क्या हुआ? जूते दिए तो थे आपको, उन्हीं को पहन कर चलो, क्या समस्या है? वह जूते में, जबकि नेहा को सब पता था कि वह जूते उसके ससुर को नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पति के सामने बात को छुपाने की कोशिश करती है, जबकि बेटे को यह नहीं पता है कि उसके जूते पिताजी को नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पार्क आना जाना बंद कर दिया है। बहू की बातें सुनकर रजनीश जी और प्रेमा जी जैसे तैसे पड़ोस में फंक्शन में गए। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में ठीक से रजनीश जी को दिखाई नहीं दिया और जूता भी बहुत टाइट था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक सामने पत्थर आ जाने की वजह से वह लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके अंगूठे में बहुत तेज चोट लग गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। एक व्यक्ति आया और रजनीश जी के पैर से जूते निकालकर उनके घाव को देखने लगा। तो वह ललित से कहता है कि ललित, तुम्हारे पिताजी कितने छोटे जूते पहने हैं, उनके पैरों में आते भी नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने नाप से 2 नंबर छोटे जूते पहने हैं। कितने टाइट हैं, उनके पैरों से ठीक से निकल भी नहीं रहा है। एड़ी के पास का हिस्सा छिल गया है। क्या तुम जूते दिलाते वक्त अपने पिता को अपने साथ नहीं ले गए थे? ऐसे ही लेकर आ गए क्या? अपने पापा के पैरों को देखा तो सच में उनके पैर पूरी तरह से छिले हुए हैं और जिस अंगूठे में चोट लगी है उससे बहुत तेज खून बह रहा है। यह देख करके प्रेमा जी घबरा जाती हैं। जल्दी से ललित अपने पिता को घर लाया, उनकी मरहम पट्टी की और आराम करने के लिए कहा। आज ललित को रात में नींद नहीं आई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानकर एक जोड़ी जूते नहीं दिलाया। मेरे पिताजी इतने दिनों से छोटे जूते पहन रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। माँ भी पूरे पूरे दिन रसोई में काम करती है, वह भी कभी कुछ नहीं कहती। मैंने देखा है नेहा घर में गिने चुने काम ही करती है, बाकी पूरा दिन घर में आराम करती है। बगल में देखा तो नेहा बड़ी चैन से सो रही है, जबकि उसकी माँ के कमरे की लाइट अभी भी ऑन है। अपनी माँ के कमरे की लाइट ऑन देखकर वह आंगन में आया तो देखा पापा तो सो गए, लेकिन माँ नहीं सोई है। वह लगातार पापा को देखे जा रहा था और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अपनी माँ को इस हालत में देख करके ललित को बहुत धक्का लगा। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। मेरे ही घर में मेरे माँ बाप इतने पराये हो गए कि मुझसे अपने दुख तकलीफ भी नहीं कह पा रहे हैं। माँ आधी रात को कमरे में अकेली बैठकर रो रही है, लेकिन मुझसे नहीं कह रही। ललित रसोई में गया। अपने माता पिता के लिए उसने चाय बनाई। 3 कप चाय लेकर वह कमरे में आया। अपने बेटे को देख करके प्रेमा जी एकदम सकपका गई। बेटा, तुम इतने टाइम चाय बनाकर क्यों ले आए? मुझसे कह देते, मैं बना देती। अपनी माँ को वैसे हड़बड़ाता हुआ देख करके ललित को
समझ में आता है कि यह हड़बड़ाहट नेहा की वजह से है, क्योंकि नेहा ने माँ को घर के कामों में इस तरह से उलझा के रखा है कि अगर आधी रात को भी काम पड़ जाए तो वह माँ को ही याद करती है और कभी भी काम के लिए मना नहीं करती। और शायद इसीलिए आज मैं जब रात को चाय बनाई तो माँ को लगा कि मैं चाय क्यों बना ली। ऐसा तो ना था कि बहू नाराज हो जाए कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। ललित चाय की प्लेट को तरफ रखता है और भागकर अपनी माँ को गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रेमा जी घबरा गईं। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे माफ़ कर दो। एक ही घर में रहते हुए मैं आपके दुख तकलीफ कैसे नहीं समझ पाया। मैं यह क्यों नहीं समझ पाया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकूं। गांव के घर जमीन बेचकर अपने पास बुला लिया, सारे पैसे ले लिए, आपके पास पैसों का कोई जरिया भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। आप दोनों को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन अपने फर्ज पूरे नहीं कर पाया। मैं देखता हूँ तो अब समझ आता है कि जिस दिन से आप दोनों आए हैं मैं आप दोनों से ठीक से बात भी नहीं की है। माँ पूरे दिन रसोई में लगी रहती है, लेकिन अब मैं यह सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। माँ अपने बेटे की बातें सुन करके प्रेमा जी की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि इतने दिनों बाद बेटे ने इतने अपनेपन से बात की है। प्रेमा जी के मन का गुब्बार अपने बेटे के सामने निकल जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मन का गुब्बार अगर आंसुओं से निकल आए तो दिल हल्का हो जाता है। आज बेटे ने दुगदी रग पर हाथ रखा तो प्रेमा जी अपने आंसू को बहने से रोक ना सकीं। आज माँ बेटे का ऐसा मिलन हुआ कि उनके मिलन को देख करके पास में सो रहे रजनीश जी भी जाग कर कहीं ना कहीं उन्होंने भी माँ बेटे की बातें सुन ली थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। माँ बेटे के बीच में कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। बेटा समझ गया, इतना ही बहुत है। ललित अपने माता पिता को कुछ समझाता है, उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सुबह सुबह नेहा जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि रसोई में माँ जी अभी तक नहीं आई हैं। उसके और ललित के ऑफिस के जाने का समय हो रहा है। हड़बड़ाती हुई प्रेमा जी के कमरे में आई और कहती है कि माँ जी उठो, अभी तक सो रही हो? जल्दी से रसोई में जाकर मेरा और ललित का टिफ़िन तैयार करो, नहीं तो हमें जाने में देरी हो जाएगी। तभी पीछे से ललित आता है और कहता है, नेहा माँ टिफ़िन नहीं बनाएगी। एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई है। तुम्हें उनकी हालत नहीं दिखाई देती है? अब वह हमारा टिफ़िन नहीं बनाएगी, तुम्हें खुद ही मेरा और अपना टिफ़िन बनाना पड़ेगा। साथ ही माँ का और पापा का खाना भी बनाकर रख कर जाना पड़ेगा। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो ललित? मैं इतनी सुबह सुबह उठ कर के टिफ़िन बनाऊंगी और इन दोनों के लिए खाना बनाकर जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जल्दी से अपनी माँ से कहो रसोई में आए, और फिर खाना ही बनाना नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ नेहा, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनको तुम माँ से करवा रही थी और जिनका एहसान भी नहीं मानती थी। माँ तुम्हारा मेरा टिफ़िन तैयार करके देती है, हमारे जाने के बाद पूरा घर फैला होता है, उसको संभालती है, लेकिन अब माँ नहीं करेगी। घर के काम के लिए मैं आज ही एक काम वाली रखने वाला हूँ जो घर की साफ सफाई करेगी, बर्तन धुलेगी, खाना तुम बनाओगी। थोड़ा बहुत जो काम हो
वह बाद में माँ देख लेगी, लेकिन जो तुम्हारे काम है खाना बनाने के वह तुम्हें करने ही पड़ेंगे। कभी ज़रूरी हुआ या तुम्हें कोई दिक्कत हो तब माँ खाना बनाएगी, लेकिन नॉर्मली माँ रसोई में खाना नहीं बनाएगी। ललित की बात सुनकर पैर पटकती हुई नेहा रसोई में गई और बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगी। प्रेमा जी अपनी बहू के रूप को देख करके थोड़ा डर रही थी, लेकिन ललित उन्हें तसल्ली देता है कि आप चिंता मत करो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। रसोई में नेहा जैसे तैसे करके खाना बनाती है और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलती है तो वह आंगन में बैठे हुए ललित से कहती है, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अभी तक रेडी नहीं हुए हो? नहीं नेहा, आज मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ। आज कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा ललित नेहा से कुछ भी नहीं कहता। नेहा जल्दी में थी, वैसे भी आज खुद खाना बनाने की वजह से लेट भी हो रही थी। ज़्यादा बात ना करके वह अपना टिफ़िन उठाकर जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल गई। जब शाम को वापस आई तो देखा घर पर ना तो ललित है और ना ही उसके माता पिता। घर के बाहर ताला लगा हुआ देख करके नेहा ललित को फ़ोन करती है कि तुम सब लोग कहाँ गए हो, अभी तक वापस नहीं आए हो? ललित कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम इस समय वापस आती हो, इसलिए घर की दूसरी चाबी सुबह ही तुम्हारे पर्स में रख दी थी। तुम एक बार पर्स में देखो, चाबी तुम्हारे पास में ही है। नेहा पर्स खोलती है तो सच में उसकी एक दूसरी चाबी रखी है। फ़ोन पर बात करते करते ही नेहा घर के अंदर आ गई और कहती है, आखिर तुम गए कहाँ हो? यह तो बता दो। कुछ नहीं, आकर बताता हूँ, कोई ज़रूरी काम था इसलिए आया था। इसके बाद ललित फ़ोन काट देता है। इधर नेहा के रोज़ ही ऑफिस से आने के बाद प्रेमा जी चाय बनाकर रखती थी, लेकिन आज वह घर पर ही नहीं है, खुद चाय बनानी पड़ी। सुबह भी खाना बनाना पड़ा, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। लग रहा था कि कब प्रेमा जी आएँ और वह उन पर चिल्लाए। 2 घंटे के बाद ललित अपने माता पिता को घर लेकर आया तो नेहा प्रेमा जी पर चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गई थी? ऐसा क्या काम था जहाँ पर तुम चली गई? तुम्हें पता है मैं ऑफिस से इतनी थक कर आई थी, मुझे ही आकर चाय बनानी पड़ी। प्रेमा जी कहती हैं कि बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा जी के पैर में कल चोट लग गई थी, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है। हाँ तो तुम्हारे जाने की क्या ज़रूरत थी? ललित लेकर जाता, तुमने उधर जाकर क्या कर लिया? पट्टी डॉक्टर को करनी थी। अब चलो रसोई में जाकर शाम का खाना बनाओ। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अपनी पत्नी को माँ पर इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर ललित को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्साते हुए कहता है, अब बस नेहा, बहुत हो गया। अब तुमने मेरी माँ से कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या किया है मेरी माँ ने जो तुम उन पर इतना चिल्ला रही हो? अरे अपने लिए चाय बनाई थी, किसी और के लिए नहीं बनाई थी। चाय बनाकर पी ली तो कौन सा एहसान कर दिया मेरी माँ पर? अब तुम्हें अपने काम खुद करने की आदत डालनी होगी। मेरी माँ तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। नेहा ललित का मुंह ताकती रह जाती है। ललित अभी अभी बाहर से आया है, उसके हाथों में कुछ पैकेट्स हैं। अपने हाथों में लिए हुए पैकेट को खोलकर उसमें से चमचमाते हुए नए जूते निकाल कर और अपने पापा को पहनाते हुए कहता है,
देखो पापा, यह जूते अब आपके नाप के हैं, यह काटेंगे नहीं। मैं एक जोड़ी नहीं 2 जोड़ी जूते लेकर आया हूँ आपके लिए। यह घूमने में बहुत आरामदायक होते हैं और दूसरे कहीं आने जाने के लिए। और माँ, आपके लिए भी मैं 2 जोड़ी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। पापा के जूते और माँ की साड़ियाँ देख करके नेहा के होश उड़ गए। चिल्लाती हुई ललित से कहती है, अरे तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना था तो उनको दिखा लेते, पर इन दोनों लोगों को इतनी सारी शॉपिंग करवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर जूते की ज़रूरत थी तो तुम्हारे पुराने जूते पड़े थे, मैंने दे दिए थे। मेरी पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी, मैं माँ को दे देती। नई साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत थी? बस नेहा, इससे आगे एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी माँ और पापा ना ही पुराने जूते पहनेंगे और ना ही पुरानी साड़ियाँ। आज उनका बेटा कमाने वाला है, उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ला कर दूँगा। मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। क्या मैं अपनी सैलरी से अपने माँ पिता की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें मेरे माता पिता से इतनी ही तकलीफ़ है तो तुम्हें जहाँ रहना है उधर जाकर रह सकती हो, जहाँ जाना है उधर जा सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपनी आवाज़ को कम करती हुई नेहा कहती है, तुम्हें जो समझ में आए वह समझो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तुम परेशान नहीं करोगी। मैं समझता हूँ कि तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास भी समय की बहुत कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी माँ को तुम घर की नौकरानी बना लो। मेरे पापा को तुम पुराने जूते पहनने को दो, जितना ज़रूरी होगा माँ काम करेगी। आज नेहा अपने पति ललित के गुस्से को देखकर दंग रह गई। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी हेकड़ी उसके सास ससुर पर चलने वाली नहीं है, और अपने पति के गुस्से को देखकर नेहा शांत हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों में बात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल सही होने लगता है। नेहा को कुछ ही दिनों में घर के काम करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि प्रेमा जी काम ना करती थी। रसोई में वह बहू की मदद कर देती थी, बाद में घर के सारे काम समेटती थी, जितने भी छोटे मोटे काम होते थे वह करती थी। अब ललित अपने माँ बाप का पूरा पूरा ध्यान रखता था। नेहा चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि आखिर माँ बाप तो वह उसके हैं, नेहा के नहीं हैं। इसलिए वह खुद ही अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अगर नेहा कुछ भी ना नुकुर करती तो वह उसे भी डांट देता था। प्रेमा जी और रजनीश जी अपने बेटे के इस व्यवहार को देखकर आपस में बात करते हैं कि अगर बेटा सही हो तो बहू भी सही बर्ताव करती है, और उनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। तो दोस्तों, ललित ने अपने माँ बाप के लिए नेहा के साथ जो बर्ताव किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।